और राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर, गैंगस्टर लॉरेंस की आज कोर्ट में पेशी होगी। सुरक्षा कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पुलिस पेशी करवा सकती है। कोर्ट की मंजूरी पर हो सकती है वीसी के जरिए पेशी। मंजूरी नहीं मिलने पर लॉरेंस को बख्तरबंद गाड़ी में कोर्ट ले जाया जाएगा। पुलिस ने दोनों स्थितियों में कोर्ट में पेशी की पूरी तैयारी कर ली है। आज लॉरेंस की कोर्ट से रिमांड मांग सकती है पुलिस। कल देर रात तक चली थी लॉरेंस से पूछताछ। कमिश्नरेट के सीनियर पुलिस अफसर भी मौजूद रहे थे। कल पंजाब से प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लाया गया था। जवाहर सर्किल थाने में दर्ज फायरिंग केस में ये गिरफ्तारी हुई। तो कल देर रात तक लॉरेंस के साथ पूछताछ हुई थी और आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोर्ट में फिजिकल उपस्थित करेंगे या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सुनवाई होगी, क्योंकि अगर कोर्ट इस बात की अनुमति देता है वीडियो कॉन्फ्रेंस की, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो सुनवाई हो सकती है। विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। विष्णु, आज कोर्ट में पेशी होनी है, तो क्या फिजिकली जो है वो उपस्थित किया जाएगा लॉरेंस को, या फिर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सुनवाई होने जा रही है? क्या कुछ कहा है कोर्ट ने इस मामले में और क्या पुलिस ने अनुमति मांगी है कोर्ट से? देखिए आसिफ, अभी तक की अपडेट यही है कि अभी तक ये जो पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह का ये बताने से इनकार कर दिया है कि लॉरेंस की आखिरकार पेशी किस तरीके से की जाएगी। हालांकि दोनों तरह की जो तैयारियां हैं वो जयपुर की पुलिस ने पूरी कर ली है, जिसमें यदि कोर्ट अनुमति देता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुरक्षा कारणों की वजह से अगर लॉरेंस बिश्नोई की कोर्ट में पेशी करवाई जा सके, तो फिर जवाहर सर्किल थाने से ही लॉरेंस बिश्नोई की पेशी वीसी के जरिए करवाई जाएगी। वहीं पर यदि उसे रास्ते के जरिए सेशन कोर्ट तक ले जाया गया तो तमाम जो रास्तों में जो तैयारियां हैं वो भी जयपुर की पुलिस ने पूरी कर ली है। लेकिन अब तक की अपडेट यही है कि रात भर जो है लॉरेंस बिश्नोई जवाहर सर्किल थाने में रहा, वहाँ उनसे पूछताछ हुई और जयपुर कमिश्नरेट के 4 अलग अलग जो टॉप के जो अधिकारी हैं उनके सुपरविजन में अलग अलग स्पेशल टीमें गठित की गई। इसमें साइबर सेल को भी साथ में रखा गया। उसके अलावा जिन थानों में मुकदमे दर्ज हुए या फिर वो अफसर जो कि लंबे समय से इन गैंगस्टर्स के जो रोल को जानते हैं, उनकी गुर्गों के बारे में अच्छी खासी जानकारी हासिल रखते हैं, ऐसे जो गुर्गों के लिए जयपुर की पुलिस के अधिकारियों को इसमें रखा गया था। और वहीं पर जो कमिश्नरेट के उच्च अधिकारी हैं वे भी कल जब जवाहर सर्किल थाने पहुंचे, वहां पर रात भर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की गई। उसके लिए लॉरेंस को जयपुर में प्रोडक्शन वारंट पर लाने से पहले तमाम उन सवालों की सूची जयपुर की पुलिस ने तैयार कर ली थी, जिनके ऊपर लॉरेंस से पूछताछ की जानी है। जिनमें सबसे बड़ी जो पहला मामला है वो है जी क्लब पे 28 जनवरी की रात को ही फायरिंग को लेकर। चूंकि लॉरेंस के खिलाफ सबसे पहला जो मुकदमा था वो जवाहर सर्किल की थाने में दर्ज कराया गया। एक जी क्लब के संचालक की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें कहा गया कि 28 जनवरी की रात को उनके जी क्लब पर अंधाधुंध फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया और उसके पहले करीब यदि 8 जनवरी के आसपास 5 करोड़ की रंगदारी के लिए उनको धमकी भरे फोन आए थे और ये कॉल लॉरेंस बिश्नोई और उसके अलावा उसकी गैंग के सदस्यों ने किए थे। और इसीलिए ये मुकदमा कल ये जवाहर सर्किल थाने में दर्ज हुआ और लगातार जयपुर पुलिस को मिल रही चुनौती के बाद जयपुर पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पे भटिंडा से लॉरेंस बिश्नोई को लिया और कल जवाहर सर्किल थाने पर लेकर के आए। जी बिल्कुल विष्णु, देर रात तक पूछताछ हुई है और देर रात तक पूछताछ हुई है। जितने भी पुराने मामले, अगर ताजा मामले की बात करें जो जी क्लब पर फायरिंग का मामला है, तो क्या कुछ अंदर से जानकारी मिल पाई है इस पूछताछ में? क्या कुछ निकलकर सामने आया है? पूछताछ में कैसा सहयोग रहा या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आज मिल पाई हैं? देखिए, लॉरेंस जितना बड़ा क्रिमिनल है उतना ही शातिर भी दिमाग है। सबसे बड़ी उसके बचाव की वजह है कि वो पुलिस जानती थी कि लॉरेंस पड़ताल के दौरान, पूछताछ के दौरान बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, बहुत सहयोग नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा राज नहीं उगलेगा। क्योंकि जो जेल में जो पिछले 6 महीने से लॉरेंस बिश्नोई लगातार पुलिस की न्यायिक अभिरक्षा में है, जेल में था, तो ऐसे में इसका बचाव वो लेगा। लेकिन इसके लिए जयपुर पुलिस ने लगातार कुछ जो तथ्य थे, सबूत थे, वो इकट्ठा कर लिए थे। लगातार साइबर सेल के जरिए कुछ अहम क्लू जयपुर पुलिस के पास मौजूद थे। उसके पहले 28 जनवरी की रात को जिन शूटर्स ने जयपुर क्लब पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था, वो शूटर्स से जो पूछताछ हुई उसके बाद ये रास्ता साफ हो गया था कि आखिरकार कहीं ना कहीं इस पूरे धमकी भरे कॉल में, रंगदारी वसूल करने में, उसके अलावा फायरिंग करवाने में लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों का हाथ है। तो
लॉरेंस के हर सवाल, पुलिस के हर सवाल का यदि जवाब यदि लॉरेंस उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं जयपुर पुलिस अपने उन्हीं तथ्यों के आधार पर उसको तोड़ने का जो है वो काम करेगी। और इसीलिए जयपुर पुलिस के जो कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, उनके निर्देशों के बाद में 4 अलग अलग स्पेशल टीमें गठित की गई थी, जिनमें एडिशनल डीसीपी राम सिंह शेखावत को भी शामिल किया गया है। उसके अलावा अब जो कि तत्कालीन एडिशनल पुलिस कमिश्नर थे अजयपाल लांबा, वे खुद इसमें मौजूद थे। और वर्तमान में जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर है कैलाश चंद्र विश्नोई, उसके अलावा तमाम जो डीसीपी जो ईस्ट हैं वो इन पूछताछ के दौरान मौजूद रहेंगे और उन्हीं की मॉनिटरिंग में ये पूछताछ की जानी है। लेकिन उसके पहले जवाहर सर्किल थाने में जबकि रात भर उससे पूछताछ की गई तो आसपास जो है सुरक्षा व्यवस्था को काफी मजबूत रखा गया। सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो है वहां पे पल पल पर और हर संदिग्ध व्यक्ति की निगरानी भी की जा रही है। जी विष्णु, कोर्ट में पेशी का समय क्या है और क्या जो है वो कोर्ट ने इस बात की अनुमति दे दी है वीडियो कॉन्फ्रेंस की, या फिर जो है वो बख्तरबंद गाड़ियों में कोर्ट के अंदर ही हाजिर किया जाएगा? इसकी क्या प्रक्रिया है और कितना समय इसमें लगने वाला है? देखिए, अभी तक लॉरेंस बिश्नोई की कोर्ट में पेशी का जो वक्त है वो अभी तक निश्चित नहीं हुआ है। उसके बारे में पुलिस जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कुछ बताया नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि लंच के बाद में लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर की कोर्ट में पेश किया जाएगा। और वहीं भी जब तक यदि पूरी पुलिस, जयपुर पुलिस की पूरी कोशिश है कि वीसी के जरिए ही लॉरेंस बिश्नोई की कोर्ट में पेशी कराई जा सके, ताकि किसी भी तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो खराब न हो और कोई ज्यादा परेशानी पुलिस को उठानी ना पड़े। लेकिन कोर्ट की मंजूरी अभी मिली है या नहीं मिली, इसके बारे में भी कुछ साफ नहीं हो सका है। लेकिन माना यही जा रहा है कि वीसी के जरिए लॉरेंस बिश्नोई की जो पेशी है वो जयपुर की पुलिस करवाने में करवाएगी। लेकिन यदि माना अगर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उसको पेश होना पड़ा, फिजिकली पेश होना पड़ा, तो उसके जो सुरक्षा इंतजाम है वो भी जयपुर की पुलिस ने पूरे कर लिए हैं। जी विष्णु, जी क्लब को लेकर तो पूछताछ होगी ही, या जी क्लब को लेकर ही कोर्ट के अंदर पेशी हो रही है, लेकिन और वो कौन कौन से मामले हैं जो राजस्थान से जुड़े हैं जिनको लेकर जो है पूरी रात पूछताछ चली है? देखिए, जयपुर शहर में 28 जनवरी की रात को जी क्लब के ऊपर फायरिंग हुई थी और क्लब संचालक से 5 करोड़ की तब जाकर रंगदारी का मामला सामने आया था। लेकिन उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से जयपुर के बजाज नगर, बनी पार्क, हरमाड़ा, उसके अलावा प्रताप नगर और कई अन्य जगहों पर जयपुर शहर के कारोबारियों से लगातार इंटरनेशनल कॉल्स के जरिए विदेशों में बैठे हुए गैंगस्टर जो थे वो लगातार रंगदारी के लिए धमका रहे थे। और कहीं ना कहीं वे सभी, जिनमें गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया था, अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था, उसके अलावा यदि बात की जाए तो रोहित गोदारा, जो ऋतिक बॉक्सर के नाम भी सामने आया था। और कहीं ना कहीं ये सभी लोग जो हैं वो लॉरेंस की गैंग से ताल्लुकात रखते हैं। ऐसे में लॉरेंस को पूछताछ के लिए लाना काफी जरूरी था और इसीलिए तत्कालीन जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर थे अजयपाल लांबा को पंजाब भेजा गया। चंडीगढ़ के पुलिस जो ऑफिसर्स थे वहां उनसे उनकी बातचीत हुई और आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई को इन सारे मामलों में लेकर के जयपुर पुलिस के लिए आना जो पूछताछ के लिए आने का रास्ता साफ हुआ। और जी क्लब पे फायरिंग के अलावा जो जयपुर शहर के कारोबारियों को लगातार जो लॉरेंस के नाम से धमकियां दी गई है, उन सभी मामलों में एक करके जयपुर की पुलिस उन सभी मामलों में लॉरेंस से पूछताछ करेगी और उसके सभी जो सवालों की जो सूची है वो जयपुर की पुलिस ने बनाई है। उसके बाद में प्रदेश के अन्य जिलों में हनुमानगढ़, बीकानेर, उसके अलावा चूरू, गंगानगर, जहां भी लॉरेंस के नाम से धमकियां दी गई थी रंगदारी के लिए, उन सभी जगहों पर जो जिले की जो पुलिस है वो भी प्रोडक्शन वारंट पर आने वाले वक्त में लॉरेंस को ले सकती है। लेकिन जयपुर में कोर्ट में पेशी के बाद में जबकि पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेगी, उसके बाद में उसको हाई सिक्योरिटी जेल में भी भेजने का जो है वो विचार अभी जयपुर की पुलिस कर रही है। जी विष्णु, आप नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कोटा में जहरीली गैस के रिसाव की आशंका से अनंतपुरा इलाके के एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले लोग रात भर दहशत के साए में रहे। देर रात तक पूरे इलाके में पुलिस और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम डटी रही। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के निवासियों को देर रात को फ्लैट से बाहर निकालकर गार्डन में इकट्ठा किया गया। जहरीली गैस से लोगों के गले में खराश, आंखों में जलन और दम घुटने की शिकायतें मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ। ओम एनक्लेव के बाशिंदों की शिकायत पर पीसीबी की टीम ने भी मौके का दौरा किया। स्थानीय निवासियों का दावा है कि एनक्लेव के पीछे की फैक्ट्रियों से जहरीली गैसों का रिसाव होता है। वहीं अनंतपुरा थाना पुलिस का कहना है कि देर रात तक सर्वे करने के बाद किसी तरह की जहरीली गैस के रिसाव का मामला सामने नहीं आया। आपको बता दें कि आज फिर से सर्वे कर इस मामले की पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का दल जांच करेगा। और कोटा से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, एक साथ पूरी मल्टी स्टोरी के बिल्डिंग के निवासियों को या पूरी सोसाइटी के निवासियों को गले में खराश या नाक में दुर्गंध आ रही है और जांच में यह पाया जा रहा है कि किसी तरीके की गैस का रिसाव नहीं है, तो फिर था क्या?
देखिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम वहां मौके पे पहुंची। अनंतपुरा थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने के निर्देशन में पूरी जांच की गई, लेकिन फिलहाल इस तरह का कोई मामला सामने आया नहीं है पूरी तरह से कि ये जहरीली गैस की आशंका जो जताई गई थी और जिन लोगों की तकलीफ हुई थी, सांस में लेने में दिक्कत आई थी, जिनके दम घुटने जैसी सिचुएशन बनी थी, आंखों में खराश, गले में खराश, आंखों में जलन की जैसी जो समस्या बनी थी, वो कहां से आखिर आई? माना जा सकता है कि कई प्लास्टिक को जलाने को लेकर इस तरह की समस्या तो नहीं आई, या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ही किसी फ्लैट से तो इस तरह की रिसाव की सूचना नहीं है। ये पूरी तमाम पहलुओं पर, तमाम तथ्यों पर आज फिर से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम जो है जांच करेगी। और ये कहा जा सकता है कि देर रात तक पूरे इलाके में दहशत के साये में लोग जीते रहे। हालांकि 7-8 बजे की जब ये घटना बताई जा रही है, उसके बाद में मल्टी स्टोरी में रहने वाले लोग, तमाम जो ज्यादातर लोग हैं, उनको नीचे बुला लिया गया और पार्किंग में खड़े होकर तमाम लोगों से पूछा गया। उनमें से ज्यादातर लोगों ने ये बताया कि इस तरह की समस्या के बाद पूरा इलाके में हड़कंप मचा हुआ। फिलहाल ये एक आशंका के बाद अभी तक पूरी समझ में नहीं आई कि ये माजरा क्या रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि पीछे कई इंडस्ट्रीज एरिया होने के कारण कई फैक्ट्रियां हैं, वहां से जो धुआं निकलता है वो जहरीला धुआं यहां तक पहुंच जाता है। लेकिन क्योंकि फैक्ट्री में रहने वाले लोगों को इस तरह की समस्या नहीं आई, तो ये एक आश्चर्यजनक तथ्य जरूर कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि आज फिर से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश में उनकी जानकारी में पूरी टीम वहां फिर से थोड़ी देर बाद दोपहर के पहले पहुंचेगी और जांच करेगी कि आखिर माजरा क्या। फिलहाल उन लोगों की हालत ठीक है और हताहत होने जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को इस तरह की समस्याएं आई थी, आंखों में जलन की, गले में खराश की, दम घुटने जैसी, मतलब सांस लेने में दिक्कत जैसी कुछ लोगों की शिकायत के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमा एक्टिव हुआ। अलर्ट होने के बाद देर रात तक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी नहीं बल्कि प्रदूषण नियंत्रण ओम प्रकाश, आपने बताया कि फैक्ट्री के मजदूरों को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इस बिल्डिंग के लोगों को समस्या आई। तो जब जांच की गई तो पाया क्या गया? क्योंकि एक परिवार को आ सकती है, एक घर को आ सकती है, दो को आ सकती है, पूरी बिल्डिंग को अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो क्या बिल्डिंग के लोगों ने ये पता करने की कोशिश की, जो जांच दल वहां पर पहुंचा था उसने पता करने की कोशिश की कि आखिर ये गैस का रिसाव हो कहां से रहा है? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जब एक साथ इस तरह की समस्या सामूहिक रूप से होती है तो निश्चित रूप से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम जांच करेगी कि इसमें पूरा माजरा क्या, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि 7-8 बजे के दौरान कुछ समय के लिए इस तरह की जहरीली गैस आई। ये तमाम लोग तथ्य जो है ये पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में वो जहरीली गैस की आशंका धीरे धीरे कम होती गई और जब टीम वहां मौके पर पहुंची तो उस समय की सिचुएशन नॉर्मल थी। फिलहाल भी वहां नॉर्मल सिचुएशन है, किसी को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया गया, किसी की हालत गंभीर नहीं हुई। लेकिन इस जानकारी के बाद ये कहा जा सकता है कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट हुए, क्योंकि करीब 1000 से 2000 लोग वहां एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं और आसपास के पूरे इलाके में जो है इस तरह की समस्या आने के बाद पूरा इलाके में हड़कंप मचा हुआ था और देर रात तक लोग दहशत के साये में रहे कि कहीं फिर से ये जहरीली गैस की सिचुएशन बन गई तो हम क्या हमारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, फ्लैट में रहने वाले लोगों की तबीयत खराब न हो जाए, कोई स्थिति गंभीर न हो जाए। पूरी स्थिति फिलहाल ये कह सकता कि नियंत्रण में जरूर है, लेकिन जी ओम प्रकाश जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। प्रतापगढ़ से ये बड़ी खबर। प्रतापगढ़ में अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर यह हादसा हुआ है। देर रात चतरिया खेड़ी के पास हादसा हुआ। प्रतापगढ़ से घोड़ी तेजपुर जा रहे थे कार सवार। एक बार फिर से हाईवे के ऊपर दर्दनाक सड़क हादसा, जहां पर इस कार हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई मौके पर ही। 3 और लोग थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नेशनल हाईवे 56 पर यह हादसा हुआ है। और चंचल हमारे साथ जुड़ गए प्रतापगढ़ से। चंचल, क्या जानकारी इस हादसे को लेकर? ये देर रात की घटना है। प्रतापगढ़ से ये लोग बांसवाड़ा के घोड़ी तेजपुर जा रहे थे। इसी दौरान NH 56 पर चतरिया खेड़ी पेट्रोल पंप है, वहां पर ये तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के पलट गई और कार पलटने से कार में सवार 5 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग जो थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूचना पर घटना के बाद में वहां पर बड़ी संख्या में लोग भी जमा हो गए और पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसने घायलों को एक एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर अभी घायलों का उपचार चल रहा है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद चंचल। तो प्रतापगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। सीकर के ददिया में बारात की बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों में टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हुए। इनमें से एक घायल को इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया, जबकि 2 घायलों का सीकर के एसके अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि बारात की बस पिपराली से वापस जा रही थी। इसी दौरान रघुनाथगढ़ में सामने से आ रहे ट्रक से बस की टक्कर हो गई। ये खबर नागौर से। चितावा में भीषण सड़क हादसा हुआ। रोडवेज बस और कार के बीच टक्कर हो गई। टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची चितावा थाना पुलिस शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। तो एक और बड़ा हादसा नागौर में। चितावा थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। चितावा में यह सड़क हादसा हुआ है। और महेंद्र हमारे साथ नागौर से जुड़ गए। महेंद्र, क्या अपडेट इस हादसे को लेकर? देखिए, इस हादसे में कल रात्रि में 3 लोगों की मौत हुई थी और ये जो पूरा सड़क हादसा है ये कुचामन सिटी क्षेत्र के हुडिल गांव के पास हुआ था। हुडिल जो गांव है वो बिल्कुल सीकर जिले और नागौर जिले की सीमावर्ती इलाके का ये गांव है, जहां पर रोडवेज बस और अल्टो कार के बीच ये पूरी भिड़ंत हुई थी। अभिजीत, विकास, इन 2 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं जगदीश नामक युवक की सीकर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उसका शव सीकर के अस्पताल में रखा हुआ है। ये सभी जो मृतक है वो सीकर के आसपास के रहने वाले हैं और कल देर रात्रि के अंदर ये दुर्घटना हुई थी, जिसमें रोडवेज बस ने अल्टो कार को अपनी चपेट में ले लिया था। जी महेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। करौली के हिंडौन सिटी में बड़ा हादसा हुआ। शादी में टेंट लगाते समय मालिक और मजदूर की मौत हो गई। टेंट लगाते समय 11 केवी लाइन से लोहे का पोल छू गया। करंट लगने से टेंट मालिक और मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी रामरूप मीणा मौके पर पहुंचे। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक राजेंद्र गुर्जर और पिंटू जाटव हिंडौन क्षेत्र के थे। देर रात 3 बजे की ये घटना बताई जा रही है। बेहद दर्दनाक हादसा। शादी में टेंट लगाया जा रहा था और इसी टेंट में जो लोहे के पोल इस्तेमाल किए जाते हैं वही बिजली की लाइन को छू गए, जिससे एक मजदूर और टेंट मालिक की मौके पर ही मौत हो गई। टोंक के लांग गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां 3 मासूम बच्चियों के साथ मां ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पीपलू पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। पुलिस ने चारों शवों को पीपलू अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। प्रारंभिक तौर पर पुलिस पारिवारिक कलह मान रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपा जाएगा। 50 मिनट पे कॉल आया कि डोडवाड़ी ग्राम पंचायत में लांग गांव है, जिसमें बैरवा की ढाणी है, जिसमें कुएं में 2 बच्चों की लाश तैर रही है। इस सूचना पर जब मौके पर पहुंचे तो एक लेडी और 3 उनकी बच्चियां ये गांव वालों ने निकाल लिए थे और वो मौके पर हम पहुंचे और लेकर के यहाँ CSC में रखवाया गया। सुबह जैसी भी रिपोर्ट होगी कार्रवाई होगी।
और जोधपुर में एसीबी का एक्शन जारी है। आबकारी बिलाड़ा वृत्त निरीक्षक रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुआ। सीआई सोमराज बिश्नोई और चालक सुनील को गिरफ्तार किया गया है। शराब दुकान संचालक से 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। आवास और अन्य ठिकानों पर तलाश जारी है। सोमराज जी मकान की तलाश ली गई और उसके कृष्णा रेस्टोरेंट की तलाश ली गई, अभी ली जा रही है और अभी तलाश जारी है। कुछ मिला है सर? अभी तलाश कर रहे हैं। ठीक है सर, आपका परिचय दे रहे हैं बस। मनीष एसएससी जोधपुर सिटी। हुक्का बार पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। बुधवार देर रात पुलिस ने जोधपुर में 4 जगहों पर रेस्टोरेंट और कैफे पर रेड मारी, जहां पर अवैध रूप से हुक्का बार का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने मौके से मिले हुक्का को जब्त कर लिया। साथ ही रेस्टोरेंट के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई भी की। मामले की जानकारी देते हुए एसीपी पश्चिम चक्रवर्ती सिंह ने बताया कि बुधवार की रात को 4 जगहों पर थानाधिकारियों ने रेस्टोरेंट और कैफे पर छापेमारी की और कार्रवाई करते हुए अवैध हुक्का बारों का पता लगाया। ये खबर दौसा से है, जहां खेड़ला खुर्द में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इसके चलते एक महिला सहित 5 लोग घायल हुए, जिन्हें दौसा जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां पर घायलों का उपचार जारी है। वहीं खूनी संघर्ष की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पूरे मामले की जांच की जा रही है। जयपुर में ईएसआई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मरीज की पित्त की थैली से 10,000 से ज्यादा स्टोन निकाले। अजमेर रोड स्थित ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में सर्जरी विभाग ने 50 साल की महिला की पित्त की थैली का लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन किया और लगभग 10,000 से ज्यादा गॉल स्टोन्स को निकाला गया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिल त्रिपाठी के नेतृत्व में यह ऑपरेशन किया गया। महिला को लंबे समय से पेट दर्द की शिकायत के चलते ईएसआई हॉस्पिटल में रेफर किया गया। चिकित्सकों के अनुसार संभवतः अपने आप में पहला मामला है जिसमें इतनी ज्यादा संख्या में स्टोन्स निकाले गए। ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान गॉल ब्लैडर बहुत बड़ा हुआ था, जो सामान्यतः ऐसा गॉल ब्लैडर नहीं होता है। और जब हमने उसको निकाला तो उसमें करीब राई के दाने के बराबर करीब 10,000 के आसपास जो हम फार्मूला लगाते हैं उस हिसाब से पथरी पाई गई। तो बड़ा ही दुर्लभ मामला है और शायद हो सकता है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि शायद ये ऐसा पहला मामला हो। और ये खबर दौसा से, मंदबुद्धि नाबालिग के साथ रेप की वारदात। पीड़िता की मां ने मानपुर थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और रेप की धाराओं में केस दर्ज किया है। आज मंदबुद्धि बालिका का मेडिकल करवाया जाएगा। आरोपी देवेंद्र मीणा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एक बार फिर से रेप की वारदात, जिसमें रेप की शिकार हुई है एक मंदबुद्धि बालिका। यह खबर भी दौसा से है। विधवा महिला के साथ भी रेप हुआ। पीड़िता ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। घर में घुसकर रेप कर अश्लील फोटो लेने का आरोप है। फोटो वायरल की धमकी देकर ही ब्लैकमेल किया गया। पीड़िता ने जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगाया। पीड़िता का मेडिकल और बयान करवाएगी पुलिस। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।